हेलो स्टूडेंट्स, आज ब्रिज कोर्स क्लास 9th का ब्रिज कोर्स का टेस्ट नंबर 3 है, जिसमें कि आज मैंने पूरा ये साइंस का पूरा टेस्ट नंबर 3 भी सॉल्व करके आपके सामने मैं लेकर आ गई हूँ। इसके पहले मैंने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। आप उसको देखेंगे जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव या विचार ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है पेपर जो है 30 नंबर का है, जो कि 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। तो मैं विभू मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, किसी भी चीज़ को समझने के लिए पूरा देखना ज़रूरी है। पूरा देखेंगे तो आपको बातें अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया है कि सहसंबंध को पूरा करें। ये 2 नंबर के लिए प्रश्न है। इसमें 2 सब क्वेश्चन है। पहला है अमीबा प्रोटिस्टा, तो बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आता है? जाएगा बैक्टीरिया लिख लेंगे मोनेरा, किस में आता है? मोनेरा। ठीक है। फिर इसी में दूसरा है कंपास चुंबकीय सुई होता है, तो दरवाजे की घंटी में कौन सी सुई होती है? इसमें होता है हार शू मैग्नेट, यानी कि घोड़े की नाल चुंबक। घोड़े की नाल चुंबक। इस तरीके से ये प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद इसी में बी दिया हुआ है कि दिए गए आरेख को देखें और उसमें उपस्थित रासायनिक बंध की पहचान करें। ये भी 2 नंबर के लिए प्रश्न है। यहाँ पे 2 आपको प्रश्न पत्र पर दोनों का डायग्राम बनाकर दिया हुआ है, आरेख बना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो पहले डायग्राम का आंसर होगा H2, मतलब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एक दूसरे से इस तरीके से मिलकर बने हुए हैं, और इस दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। और दूसरा डायग्राम है, जो चित्र आपको दिखेगा वो Na+Cl मतलब सोडियम क्लोराइड का है, जिसे रासायनिक बंध बोलते हैं। इनके मध्य में सोडियम और क्लोरीन के बीच में रासायनिक बंध होता है। आगे बढ़िए। देखिए प्रश्न 2 है वैज्ञानिक कारण बताइए। ये 4 नंबर के लिए प्रश्न है। इसमें 2 सब क्वेश्चंस होते हैं। पहला दिया है कि शोभादर्शी यानी कि कॉलिडोस्कोप का उपयोग करके सुंदर डिजाइन आकृति यानी कि बनाई जा सकती है, इसका कारण बताइए। तो देखिए कॉलिडोस्कोप, जिसको शोभादर्शी भी बोलती है, हमें अलग अलग आकृतियां देखने को मिलती हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें एक बार तैयार हुई रचना फिर से आसानी से तैयार नहीं होती। मतलब इसमें मिरर को, दर्पण को इस तरह से व्यवस्थित किया रहता है कि इसमें अलग अलग आकृति आपको बार बार देखने को मिलती है। एक बार जो डिजाइन आकृति तैयार हो जाती है वो दोबारा फिर से जल्दी तैयार नहीं होती। हर बार देखने पर भिन्न रचना दिखाई देती है। भिन्न मतलब अलग, मतलब जितनी बार आप देखेंगे वही चीज़ आपको अलग दिखाई देती है। कमरे की दीवारें सुशोभित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला नक्शीदार कागज तैयार वाले वस्त्रोद्योग व्यवसाय में कॉलिडोस्कोप का उपयोग भिन्न भिन्न रचना की खोज के लिए करते हैं। मतलब इसका उपयोग दीवार को सजाने के लिए, सुशोभित करने के लिए, और कागज तैयार करने के लिए, या कपड़े के उद्योग व्यवसाय, मतलब उद्योग या व्यवसाय में भी इसका उपयोग किया जाता है, ताकि अलग अलग बार बार जो अलग अलग रचना दिखती है भिन्न भिन्न, उसको देखकर जो है नए डिज़ाइन बनाए जा सकें। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि हमें छींकते समय हमेशा अपनी नाक को ढकना चाहिए, इसका वैज्ञानिक कारण लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमें छींकते समय हमेशा अपनी नाक को ढकना चाहिए, क्योंकि छींक के साथ नाक या मुंह से सूक्ष्म द्रव बिंदु बाहर आते हैं। मतलब हम छींकते हैं तो छोटे छोटे जो वाटर के कण होते हैं, सूक्ष्म द्रव बिंदु जिसे बोलते हैं, वाटर वेपर, वो बाहर आते हैं, जो सर्दी जुकाम व अन्य बीमारियों के संक्रमण को फैलाते हैं। तो ये जुकाम जो है अन्य बीमारियों को संक्रमण को फैलाते हैं, इसीलिए हमें छींकते समय हमेशा अपनी नाक को ढकना चाहिए, ताकि ये जो है बाहर न जाएं और लोगों को संक्रमित किसी बीमारी से ना करें। ठीक है। तीसरे प्रश्न पर देखिए, तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित आरेख को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पर डायग्राम दिख जाएगा, उसको देखना है और ये आंसर करना है, जो कि प्रदूषण अम्ल वर्षा से संबंधित है। इसी से संबंधित यहाँ पे ये प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को पढ़कर दे देते हैं। 4 नंबर के लिए ये प्रश्न है। देखिए कि हवा के साथ मिश्रित कौन सी गैस या ऑक्साइड मिल रही है। तो आपने पढ़ा है कि हवा के साथ जो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से जो क्रिया करके मिलते हैं उसे ऑक्साइड बोलते हैं। तो SO2 जिसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड जो है हवा के साथ मिश्रित होकर मिलते हैं, तो इसे सल्फर, नाइट्रोजन व कार्बन के ऑक्साइड ऐसा बोल सकते हैं। यह आंसर हो जाएगा। फिर बी, इसी में बी दिया है कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल बनेगा, मतलब जब अम्ल एसिड रेन होता है तो उसमें कौन से एसिड बनते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, नाइट्रिक अम्ल व नाइट्रस अम्ल, ये 3 अम्ल मुख्य रूप से बनते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न पर अम्ल वर्षा से होने वाले प्रभाव को लिखिए। मतलब जब एसिड रेन होता है तो उससे क्या क्या प्रभाव होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, अम्लीय वर्षा के कारण मृदा और संग्रहित पानी की अम्लता में वृद्धि होती है। मृदा मतलब मिट्टी, और जो पानी स्टोरेज है जैसे तालाब में, नदियाँ, समुद्र, इन सब पानी मतलब तालाब मुख्य रूप से जो पीने का पानी होता है, संग्रहित पानी होता है, झील, तालाब, इन सब पानी की अम्लता मतलब एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण जलचर मतलब पानी में रहने वाले प्राणी, वनस्पति मतलब आसपास की जो पौधे वनस्पतियां होती है वह जंगलों के जो पानी पीते हैं, जंगलों के सजीव, उन लोगों को भी, जंगलों के सजीवों को हानि होती है और संपूर्ण परिसंस्था पर इसका विपरीत परिणाम होता है। और जब जीव प्रभावित होते हैं तो इकोसिस्टम भी प्रभावित होगा, तो वही परिसंस्था पर इसका अपोजिट मतलब विपरीत परिणाम होता है। इसके बाद डी है, इसी में 4 नंबर के लिए प्रश्न था, तो ये चौथा उप प्रश्न है कि इस प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए यहाँ पे 3-4 पॉइंट मैंने लिख दिया है, देख लीजिए। इस प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए जलाशयों तथा कृषि भूमि को समय समय पर लाइम करना चाहिए। मतलब कि जो जहाँ पर पानी जमा होता है या जहाँ पर खेती की जाती है उसको समय समय पर लाइम्ड करते रहना चाहिए या चूने का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि परमाणु व रासायनिक हथियारों के उपयोग पर नियंत्रण करना चाहिए। मतलब वो हथियार जो कि विस्फोट के बाद बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषित होती है और वायु का प्रदूषण जाके आसमान में मिलता है और एसिड रेन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। हथियार तो कोई अच्छे काम के लिए यूज़ होता नहीं है, वो किसी को मारने के लिए ही यूज़ होता है, तो इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। CFC इसका पूरा मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये बहुत हानिकारक गैस होती है। जैसे AC वगैरह चलता है तो ये कार्बन निकलते हैं, तो ऐसे निकलने वाले यंत्रों को बंद कर देना चाहिए। तो अभी तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन फिर भी अगर किसी यंत्र से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है तो ऐसे मशीनों या यंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि अम्लीय वर्षा व अन्य पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। मतलब लोगों को बताना चाहिए कि प्रदूषण जब बढ़ेगा तो अम्लीय वर्षा होगी और उसके क्या क्या परिणाम, दुष्परिणाम लोगों को मिल सकते हैं, तो लोगों को उसको अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, यानी कि जागरूक करना चाहिए। आते हैं अगले चौथे प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न पत्र में चौथा प्रश्न क्या है। 2 नंबर के लिए है कि निम्नलिखित तालिका पूर्ण करें। तालिका आपको दी हुई है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कंप्लीट हैं, फिल किए हुए हैं और बाकी के कंप्लीट नहीं है, वो हमें खुद करना है। यहाँ पे मैंने करके रखा है। सूक्ष्म जीव को 2 भागों में विभाजित करते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया, जीवाणु आते हैं और यूकैरियोट में प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल आते हैं। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ को आदिजीवी भी बोलते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो ब्लू पेन से मैंने लिखा इसका आंसर हो जाएगा। 5वें प्रश्न पर आते हैं। दिए गए आरेख के लिए किया गया नामकरण गलत है, गलती को पहचानें व सही करें। तो यहाँ पे ये जो समपराशरी, अतिपराशरी और अपराशरी जो
कोशिकाओं में परासरण होता है उसका एक सीक्वेंस बनाया है, लेकिन ये सही सीक्वेंस में नहीं है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले होगा अति परासरी, फिर समपरासरी और उसके बाद अपरासरी। जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये इंग्लिश में दिया है, जो कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक ऐसे नाम करके दिया है। तो इसको हिंदी में इस तरीके से सही सीक्वेंस में लिख देंगे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न पर कि तारों के बनने की प्रक्रिया का सही क्रम लिखें। यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हुए, लेकिन वो सही तरीके से नहीं है, तो इसका उत्तर लिखते समय में इसे सही क्रम में लिखना है। पहला दिया है तापमान व घनत्व बढ़ता है, दूसरा परमाणु ऊर्जा उत्पादन शुरू होता है, तीसरा है गैसीय गोल व स्वप्रकाशमान होता है, और चौथा पॉइंट है गर्म गैस का घना गोला बनता है। ये सही क्रम नहीं है। इसको सही क्रम में जब लिखेंगे तो पहला पॉइंट तो वैसे का वैसा रहेगा, तापमान व घनत्व बढ़ता है, फिर चौथा जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगा, गर्म गैस का घना गोला बनता है, फिर दूसरा यहाँ पर आ जाएगा तीसरे नंबर पर, परमाणु ऊर्जा उत्पादन शुरू होता है, फिर तीसरा लास्ट में आएगा कि गैसीय गोल स्वप्रकाशमान होता है। तो इस तरीके से इसका उत्तर हम लिख लेंगे। आगे देखिए 7वां प्रश्न दिया है कि प्रत्येक के 2 2 उदाहरण लिखिए, मतलब हमें 2 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। पहला दिया है कि पदार्थ जो प्रकृति में विघटित होते हैं, विघटित मतलब डिजॉल्व हो जाते हैं, गल जाते हैं, तो सब्जी व फल के कचरे, कागज, लकड़ी। 2 ही उदाहरण लिखने हैं, लेकिन 3 यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे इन तीनों को ऐसे आंसर कर लेंगे। और दूसरा वह माध्यम जिससे ध्वनि गुजर सकती है, तो मतलब वो मीडियम जिससे साउंड जो है पास होते हैं, तो लोहा में भी साउंड पास होता है, जल में भी और हवा यानी गैस में भी। इन तीनों माध्यमों में ध्वनि जो है गुजरती है। लोहा में सबसे तेज होती है ध्वनि की चाल, उसके बाद जल में होती है, उसके बाद हवा में होती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 8वां प्रश्न के लिए हम आ गए हैं, ये भी आपकी कृतिका में दिया हुआ है। निम्नलिखित चित्र प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता है, इसका निरीक्षण करें व दोनों में अंतर लिखें। देखिए ये और ये डायग्राम यहाँ पे मैंने बना दिया है, आपके प्रश्न पत्र में दिया हुआ है, और इसको पहचानना है। तो पहला तो ये समतल पृष्ठभाग पर जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसे नियमित परावर्तन कहते हैं, और ये जो असमतल पृष्ठभाग है, ये जिगजैग आप देख रहे हैं, इस पर जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसको अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या पॉइंट है, दोनों में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। दिया है समतल तथा चिकने पृष्ठभाग से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतन कोण व परावर्तन कोण के मान समान होते हैं, मतलब जो ये कोण आती है और जब ये रिफ्लेक्ट होकर जाती है, आने वाली कोण को, आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तित कोण को R से। तो I और R का मान बराबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए खुरदरे पृष्ठभाग से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें समांतर आने वाली आपतित किरणें, मतलब जो समांतर, जैसे ये समांतर मतलब समान अंतर पर आती हैं, ये भी समांतर ही आती हैं, लेकिन ये जाती नहीं है बराबर। तो समांतर आने वाली आपतित किरणों के आपतन कोण समान माप के नहीं होते, इसलिए इसके परावर्तन कोण भी समान नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए आपतन कोण जो आती है समांतर, लेकिन जाते इधर कोई उधर, मतलब इनके जाने का सीक्वेंस सही नहीं होता, इसीलिए इसमें आपतन कोण का मान समान नहीं होता और उसके कारण परावर्तन कोण का मान भी समान नहीं होता, और इसीलिए इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर, जो कि 3 नंबर के लिए है। इसमें 3 उप प्रश्न दिए हैं, इन तीनों को करना है आपको। दिया है कि दर्द निवारक दवाओं के अधिक सेवन से क्या होता है, क्या होगा, बताएं कि क्या होगा। तो देखिए सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, तनाव टेंशन होगा, चिड़चिड़ापन होता है और गुस्सा क्रोध अधिक आता है। ये दर्द निवारक दवाओं के अधिक सेवन का साइड इफेक्ट होता है। तो इसका उत्तर यहाँ हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, धारा प्रवाहित करने वाले तार और बल्ब एक विद्युत सेल से जुड़े हों तो क्या होगा। तो परिपथ पूर्ण होगा और बल्ब जल उठेगा, मतलब जो सर्किट बन रहा है, जो परिपथ बन रहा है वो पूरा हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो क्या होगा, मतलब यही लिखना है क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि
गर्म हवा व हानिकारक गैस वायुमंडल में फैल जाता है। लावा व गर्म चट्टान ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर आते हैं और प्राणी व संपदा को हानि पहुँच, संपदा मतलब कि धन संपदा, जैसे कहीं ऐसी जगह ज्वालामुखी विस्फोट हो गया जहाँ पे जंगल है, ज़मीन है, लोगों की खेती बाड़ी है, तो ये सब चीज़ों को हानि पहुँचाते हैं, फसल खराब हो जाती है, तो यही संपदा की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये 9 प्रश्न कंप्लीट हो गए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उन लोगों तक पहुँचाइए जो अभी तक ये वीडियो नहीं पाए हैं, नहीं पहुँचे हैं। तो देखिए 10वें प्रश्न पर आते हैं। आखिरी प्रश्न है कि दिए गए आरेख को ध्यान से देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको इसका डायग्राम दिख जाएगा। पहला प्रश्न दिया है कि मानव निर्मित सामग्री को चित्र में दिखाया गया है, इनका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम थैली में कुछ बांध के रखा हुआ है, वो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो इसका वातावरण पर क्या प्रभाव होगा। तो चूंकि सामान जो है थैली में बांधा हुआ है, तो इसको प्लास्टिक की सामग्री है, जो कि प्लास्टिक की सामग्री को नष्ट होने में कई वर्ष लगते हैं और इनको जलाकर नष्ट करने पर जहरीली गैस हवा व मिट्टी को प्रदूषित करती हैं। तो ये प्रभाव इसका वातावरण पर पड़ेगा। फिर बी, इसी में दूसरा प्रश्न दिया है कि बुरे प्रभावों से बचने के लिए हम कौन से निवारक उपाय कर सकते हैं, मतलब कि इसका सलूशन क्या करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम जूट, कपड़े व कागज़ की थैलियों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि जहाँ पर प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग की गई हैं वहाँ पे हम इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा है हमें 4R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। 4R मतलब, एक R का मतलब रिड्यूस होता है, एक R का मतलब रीयूज़ होता है, फिर रिसाइकल और रिकवर, ये 4 R दिए हुए हैं, तो इसको 4R सिद्धांत कहते हैं। मतलब कि किसी भी चीज़ को बार बार इस्तेमाल कीजिए, रिड्यूस कीजिए मतलब कम से कम इस्तेमाल कीजिए, थैली वगैरह की चीज़ों को, प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए, रीयूज़ कीजिए मतलब बार बार इस्तेमाल कीजिए, रिसाइकल कीजिए मतलब उसको यहाँ वहाँ मत फेंकिए, उसको फिर से बनने के लिए, रिसाइकलिंग के लिए भेज दीजिए, और रिकवर कीजिए मतलब उसकी जगह कोई और ऐसी जगह ले ले, जैसे जूट, कपड़े, कागज़, इन सबको रिकवर कीजिए। तो इस तरीके से ये पूरे प्रश्न हो गए आपके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।